खाओगे? लड्डू पूड़ी। जन्नत All is well. जन्नत लेवा टेटो jokes. Sola bajeta. के बाद और क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल चर्चा की। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप देखो, ये मूलभूत संकल्पनाएं कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम लोग चर्चा इसको फेरना ऐसे बोल देना करेंगे। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट, सरकार, राज्य, राष्ट्र, शासन, प्रशासन, संविधान, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं सरकार की। क्यों शुरू करने जा रहे हैं सरकार की? सरकार की चर्चा हम क्यों करेंगे बच्चों? सरकार की चर्चा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का अर्थ होता है सरकार का अध्ययन। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोगों ने चर्चा की थी, पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग सरकार का अध्ययन करते हैं। तो हमें यह पता होनी चाहिए कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, हमें यह जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले सरकार के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार, गवर्नमेंट। सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या होती है? क्योंकि पॉलिटी का अर्थ है सरकार का अध्ययन करना, सरकार के बारे में पढ़ना। सरकार के बारे में पढ़ने का अर्थ है कि भारत सरकार कैसे बनती है, राज्य की सरकार कैसे बनती है, स्थानीय सरकार कैसे बनती है। ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी। तो अब इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो चर्चा अध्ययन करते हैं, सरकार किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बताओ आप, सरकार किसे कहते हैं? कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि वीडियो नहीं चल रहा है। बच्चे रिफ्रेश कर लो, जिन बच्चों को वीडियो चलाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, क्लास को दिक्कत आ रही है, तो बच्चों एक बार रिफ्रेश करके देखो। नेट के इश्यूज होते हैं, तो एक बार आप रिफ्रेश करके देखो तो क्लास चल जाएगी। तो देखो, सरकार राज्य की संस्था है, राज्य की संस्था है। राज्य की संस्था क्यों है, क्या कार्य करती है? सरकार राज्य की संस्था है जो राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है, राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। समझ के लिए बता रहे हैं। जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सरकार को एक्स ने क्या डिफाइन किया, वाई ने क्या डिफाइन किया, अलग अलग चिंतकों ने क्या डिफाइन किया। हमारा उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है, हमें तो ये जानना है कि हमारे लिए सरकार की समझ क्या होती है, सरकार का अर्थ क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन हमसे समझ से ही पूछे जाते हैं, समझ से ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों सरकार किसे कहते हैं? सरकार राज्य की एक संस्था है जो राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है, राज्य के हित के लिए काम करती है। अब देखो, सरकार को डिफाइन करने में दो नई बातें निकल करके सामने आई। अभी हम बता रहे हैं, अभी सरकार आपको क्लियर नहीं होगा, आगे और क्लियर होगा, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सरकार को डिफाइन करने में, सरकार को परिभाषित करने में दो संकल्पनाएं उभर कर सामने आई। पहला राज्य की संस्था है, दूसरा राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो हम लोग समझे राज्य क्या होता है और राज्य का उद्देश्य क्या होता है। राज्य और राज्य का उद्देश्य समझ करके हम लोग सरकार को समझ सकते हैं। तो बच्चों समझते हैं हम लोग कि राज्य क्या होता है। देखो,
राज्य, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी 2 वर्ष पहले आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आया है, पूछा जाता है। तो बच्चों, राज्य किसे कहते हैं? राज्य कोई भी एक भूभाग है, कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी एक इलाका, कोई भी एक एरिया, हम उसको राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। किसी भी भूभाग को हम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। किसी भी भूभाग को राज्य की संज्ञा कब दे सकते हैं? जब कोई भूभाग राज्य कहलाएगा, कोई भूभाग राज्य कहलाएगा जब उस भूभाग में 4 बातें शामिल होंगी। 4 बातें शामिल होंगी। पहली बात कि उस भूभाग का निश्चित दायरा हो, निश्चित भूभाग हो, यानी हमारी बाउंड्रीज हो, हमको पता हो कि हमारा भौगोलिक एरिया कहां तक है। जैसे भारत है तो भारत एक राज्य है और हमें पता है कि भारत का दायरा कहां तक विस्तृत है, भारत का एरिया कहां तक विस्तृत है, तो हमें ये जानकारी है, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, जब भूभाग है तो उस भूभाग में लोग रहने चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए, कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। और जब लोग रह रहे हैं उस एरिया में तो लोगों की समस्या होगी, लोगों की आवश्यकता होगी। लोगों की समस्या पूरी कैसे होगी? आवश्यकता, लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? लोगों की आवश्यकता पूरी कैसे होगी? उसके लिए एक संस्था बनाई जाएगी और उस संस्था को क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे, जो लोगों की जरूरतें पूरी करेगी, जो लोगों की समस्या का समाधान करेगी, उन्हें भोजन, पेयजल, शिक्षा इत्यादि चीजें उपलब्ध कराएगी। और अब सरकार जब लोगों के लिए काम करना चाहेगी तो काम करने के लिए सरकार के पास अधिकार भी होने चाहिए। अधिकार नहीं होंगे तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो सरकार को हम अधिकार देते हैं, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति देते हैं। जब हम निर्णय लेने की अंतिम शक्ति देते हैं, अधिकार देते हैं, तो बच्चों इसको कहते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी। इन 4 तत्वों वाली संकल्पना को हम राज्य कहते हैं, हम स्टेट कहते हैं। ये स्टेट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अब बच्चों इसको दूसरे तरीके से एक बार समझो। देखो, राज्य शब्द का जो प्रयोग है ना, वो 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो व्यावहारिक प्रयोग है राज्य शब्द का, व्यावहारिक रूप से प्रयोग करते हैं, और दूसरा राज्य का संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक प्रयोग करते हैं। संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक प्रयोग करते हैं राज्य का। देखिए भाई, बच्चे कुछ बफरिंग वगैरह की शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो राज्य को बच्चे हम लोग 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। ध्यान से आप सुनो इसको। राज्य को हम लोग 2 रूपों में प्रयोग करते हैं। एक तो जब हम आपसे पूछते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप तुरंत बताते हो सर 28 हैं। कुछ दिन पहले आप कहते थे 29 है, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। जब हम आपसे पूछते हैं अमेरिका में कितने स्टेट हैं, तो आप कहते हैं सर 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में। बताते हो ना आप, आंसर करते हो ना आप कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। तो हम लोग जब राज्य को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो राज्य का हमारा आशय होता है कहीं प्रांतों से, प्रांतीय इकाइयों से। तो व्यावहारिक रूप में राज्य का प्रयोग प्रांतीय इकाइयों के संदर्भ में किया जाता है। प्रांतीय इकाइयां, क्षेत्रीय इकाइयां, जो भी आप कह लो, प्रांतीय इकाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भारत के राज्य, अमेरिका के राज्य, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो ये प्रांतीय इकाइयां हैं। ये राज्य का पहला प्रयोग है, ये राज्य का व्यावहारिक प्रयोग है। ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट के कॉन्सेप्ट पर, तो कॉन्सेप्ट पर हमारा ये आशय नहीं होता, हमारा ये आशय नहीं होता, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। जब आपसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो फिर संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक रूप में पूछा जाता है। और जब संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक रूप में, जब संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक रूप में राज्य की संकल्पना के संदर्भ में पूछा जाता है, तो राज्य किसी राष्ट्र, किसी देश को संबोधित करते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, हमने बताया राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? राज्य प्रांतीय इकाइयों के लिए होगा। जैसे अमेरिका में 50 राज्य, भारत में 28, तो प्रांतीय इकाइयों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा, ये राज्य का व्यावहारिक उपयोग है, और दूसरा राज्य का सैद्धांतिक उपयोग है। राज्य का सैद्धांतिक उपयोग करते हैं देश के रूप में, देश के रूप में। जैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा ना, तो लिखा जाएगा भारत राज्य के भीतर,
अब आपका सर घूम गया ना। मैं थोड़ा आज धीमे बोलूंगा क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, बहुत तेज नहीं बोलूंगा, तो ध्यान लगा के सुनना बच्चों ना। तो सर में दर्द होने की वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूंगा, आराम आराम से बोलूंगा, तो ध्यान लगा के सुनना। तो देखो, जब हम कहते हैं, जब आप एग्जाम में अपीयर होगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे, अच्छा साहित्य पढ़ोगे, तो उसमें लिखा रहेगा भारत राज्य के भीतर सबको समता का अधिकार मिलेगा। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 में लिखा है। अब जब आपने पढ़ा कि भारत राज्य के भीतर सबको समता का अधिकार मिलेगा, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, तो हो गए ना कंफ्यूज कि भारत भी लिखा है, राज्य भी लिखा है। हो गए ना कंफ्यूज कि भारत भी लिखा है, राज्य भी लिखा है। और जब पढ़ोगे तो ऐसे शब्द सामने आएंगे, जब पढ़ोगे तो ऐसे शब्द सामने आएंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे ही शब्दों की शुरुआत में क्लैरिटी करते चल रहे हैं, इसलिए हमने कहा बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक शब्द जो बता रहे हैं कि राज्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं। एक तो जब हम कहते हैं भारत राज्य, अमेरिकी राज्य, ब्रिटिश राज्य, तो जब भारत राज्य, अमेरिकी राज्य ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, भारत राज्य क्षेत्र, अमेरिकी राज्य क्षेत्र, तो राज्य का आशय देश से है, उस देश से है। राज्य का आशय प्रांतों से नहीं है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में राज्य में कौन सी सरकार चल रही है, तो राज्य का मतलब प्रांतों से हो जाता है। राज्य का मतलब प्रांतों से हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उपजेगा कि हम समझेंगे कैसे कि राज्य का प्रयोग कब देश के रूप में किया जा रहा है और राज्य का प्रयोग कब प्रांतों के लिए किया जा रहा है। ये सवाल उठेगा आपके दिमाग में। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि जब किसी देश के साथ, जैसे भारत राज्य क्षेत्र, इस तरीके से शब्द का प्रयोग किया जाए, इस तरीके से शब्द का प्रयोग किया जाए, तो हमेशा देश की अभिव्यक्ति दी जाती है, देश की अभिव्यक्ति दी जाती है। एक बात बच्चों। दूसरी बात, जब हम राज्य शब्द का प्रयोग देखते हैं तो हम यह निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं ना कि राज्य शब्द का प्रयोग सैद्धांतिक रूप से किया जा रहा है या राज्य शब्द का प्रयोग व्यावहारिक रूप से किया जा रहा है, ये तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और जब राज्य शब्द का प्रयोग सैद्धांतिक रूप से किया जा रहा है तो राज्य का आशय देश होगा, और जब राज्य शब्द का प्रयोग व्यावहारिक रूप से किया जा रहा है तो राज्य शब्द का प्रयोग प्रांत होगा, राज्य शब्द का प्रयोग प्रांत होगा। ठीक है, अब प्रांत है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए किया जाता है तो राज्य को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्या डेफिनेशन है राज्य की बच्चों? क्योंकि यही राज्य राष्ट्र भी कहलाता है, यही राज्य देश भी कहलाता है। कब राज्य राष्ट्र कहलाता है मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, भारत राज्य भी है, भारत राष्ट्र भी है, देश भी है। कैसे है समझो इसे। तो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, भूभाग मतलब कोई भी भौगोलिक इलाका, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया राज्य कहलाएगा जब उस भौगोलिक क्षेत्र की एक निश्चित सीमा हो, जब उस भौगोलिक क्षेत्र की एक निश्चित सीमा हो, उस भौगोलिक क्षेत्र में लोग भी रहते हैं। जहां निर्जन स्थान होगा वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, लोगों का रहना जरूरी है। जब लोग रहेंगे तो लोगों की समस्याएं होंगी, उनका समाधान जरूरी है। जब लोग रहेंगे उनकी आवश्यकताएं होंगी, उन्हें पूरा करना जरूरी है। तो इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए, उस संस्था को कहते हैं सरकार। और उस संस्था के पास यानी सरकार के पास निर्णय लेने की, कार्य करने की सर्वोच्च शक्ति भी होनी चाहिए। निर्णय लेने की, कार्य करने की सर्वोच्च शक्ति को बच्चों कॉन्सेप्ट के रूप में कहते हैं सॉवरेंटी, संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्नता। तो संप्रभु शक्ति होनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। इस सर्वोच्च शक्ति को कहते हैं संप्रभुता, कहते हैं कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति भी निहित हो, सर्वोच्च शक्ति भी शामिल हो। तो बच्चों राज्य में ये 4 तत्व शामिल होते हैं। ये राज्य की परिभाषा में 4 इकाइयां हैं। जैसे भारत एक राज्य भी है, जैसे भारत, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत हमारा देश है, भारत राज्य भी है और भारत राष्ट्र भी है, दोनों चीजें हैं। हम भारत को देश भी कहते हैं, राष्ट्र भी कहते हैं और भारत को राज्य भी कहते हैं। कब कहते हैं बच्चों? जब भारत को राज्य कहते हैं तो सैद्धांतिक अभिव्यक्ति देते हैं, सैद्धांतिक अभिव्यक्ति देते हैं यानी सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। जब भारत को राज्य कहते हैं तो सिद्धांत की बात कहते हैं। जब भारत को राष्ट्र कहते हैं तो व्यवहार की बात करते हैं, व्यावहारिक अभिव्यक्ति कहते हैं।
तब व्यावहारिक अभिव्यक्ति देते हैं। अच्छा, कब कोई राज्य राष्ट्र बन जाता है? अब देखो, ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, प्री में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा भी, फिर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा। तो देखो बच्चों, तो ये पीछे नोट कर लिया होगा आपने, सब नोट करते चलना, जो लिखा रहा हूँ ये सब धीरे छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलना। जैसे मैंने सरकार लिखाया, अभी फिर से सरकार पर आऊंगा, तो ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलना। जो बोर्ड वर्क रहे वो आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। बोर्ड वर्क आपके कॉपी में हमेशा नोट होना चाहिए। बोर्ड वर्क नोट करते चलिए, जहां मेन एग्जामिनेशन के लिए लिखाने की आवश्यकता होगी, जहां लिखाने की जरूरत होगी वहां लिखाते भी चलेंगे आपको, लेकिन बोर्ड वर्क नोट करते चलिए। ये आपके नोट्स भी तैयार होते चलेंगे बोर्ड वर्क के, प्री के बहुत काम आएगा, क्योंकि सारा कंसेप्चुअल डिस्कशन बोर्ड पर करते चलेंगे, तो नोट करते चलना बच्चों। तो अब देखो, भारत राज्य है, ये सैद्धांतिक रूप से कहते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट करना, कहना, तो भारत राज्य है सैद्धांतिक रूप से कहते हैं। भारत राष्ट्र है, देश है हमारा, व्यावहारिक रूप से कहते हैं। तो कोई राज्य और राष्ट्र के बीच का डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। देखो, कोई भी राज्य, राज्य क्या है? कोई भी राज्य, राज्य क्या है? राज्य है जहां चार बातें शामिल होती हैं। एक, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, कुछ लोग रहने चाहिए, लोगों के लिए काम करने वाली संस्था सरकार होनी चाहिए, और सरकार के पास सर्वोच्च यानी संप्रभु शक्ति होनी चाहिए, तो वो राज्य कहलाएगा। अब राज्य, ये तो राज्य हो गया, राज्य हम लोगों ने पढ़ लिया। अब राष्ट्र क्या होगा? राज्य में जब राष्ट्रीयता की भावना जुड़ जाती है, राष्ट्रीयता की भावना का समावेश हो जाता है, तो वो राष्ट्र बन जाता है ना। अब स्टेटमेंट बना लेना, इतना तो समझ होगी ही। राष्ट्रीयता की भावना जब समावेश हो जाती है, जुड़ जाती है राज्य में, तो वो राष्ट्र हो जाता है। कैसे? ध्यान दो, ध्यान दो, समझा रहा हूं आपको। देखो, हमारी धरती पर भारत में ही दो किस्म के लोग हैं। एक हम आप जैसे लोग हैं, हम लोग कौन है? यहाँ के नागरिक हैं। एक ऐसे भी लोग हैं जो उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, एलियंस हैं, विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, अमेरिकी हैं, भारत आए हैं, ब्रिटिश हैं, भारत आए हैं, और वे भारत की धरती पर घूमने फिरने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, आते हैं ऐसे लोग। तो जो विदेशी लोग हमारी धरती पर रह रहे हैं, उनका भारत के साथ कोई लगाव नहीं होगा, कोई अटैचमेंट नहीं होगा, कोई लगाव नहीं होगा, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारा और आपका, हमारा और आपका इस देश के साथ एक जुड़ाव है ना, इस देश के साथ एक लगाव है ना, इस देश के साथ एक निष्ठा है ना हमारी और आपकी। बच्चों, यही निष्ठा राज्य को राष्ट्र में बदल देती है, यही निष्ठा राज्य को राष्ट्र में बदल देती है। तो भारत किसी अमेरिकी के लिए राज्य है, लेकिन हमारे और आपके लिए भारत राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके पास भारत के साथ जुड़ाव करने की राष्ट्रीयता की भावना है। राष्ट्रीयता की भावना क्या होती है? राष्ट्रीयता की भावना होती है जो सबको एक रूपता के ढांचे में पिरो ले, जो सबको एक रूपता के सूत्र में बांध ले, जो सबको एक संस्कृति या एक भाषा या एक ना, तो हमारे यहाँ तो विविधताएं हैं, लेकिन उस विविधता में भी सबको एक संस्कृति, एकता और अखंडता की एक संस्कृति, भाईचारे की एक संस्कृति में पिरो ले, ऐसी भावना तो राष्ट्रीयता की भावना है। बच्चों, कैसे पता चलती है राष्ट्रीयता की भावना? देखो, सामान्य तौर पर तो राष्ट्रीयता की भावना कम नजर आती है, लेकिन अगर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हो जाए तो फिर आप कहेंगे सर छुट्टी दे दो, मैच देखना है, आप भी देखो मुझे भी देखने दो। क्यों? अब क्रिकेट से लगाव नहीं है। क्रिकेट से लगाव होता ना तो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का भी मैच देखते उसी शिद्दत के साथ। क्रिकेट से लगाव नहीं है, देश से लगाव है कि हम अपने चिर प्रतिद्वंदी से, जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी है, हम अपने चिर प्रतिद्वंदी से अपने देश को हारते हुए देखना नहीं चाहते। बच्चों, ये क्या है? ये भावना है, यही है राष्ट्रीयता की भावना कि हम अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और फिर पाकिस्तान जैसे फिसड्डी देश से तो जीतते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और मान लो कोहली आउट हो गया, विकेट गिरने लगे, नंबर रन के खराब हो गए, तो यही से बैठे बैठे आप बुरा भला सुनाते हो, इतना खराब शॉट खेला, ऐसे खेलना चाहिए था। अब वो ठहरा क्रिकेट का प्रकांड पंडित, वो क्रिकेट अच्छे तरीके से जानता है, आपको नहीं पता है, लेकिन आप उसे सीख दे रहे हो बैठ के टेलीविजन पर, सुन भी नहीं रहा आपकी। लेकिन ये आप नहीं बोलते हो, ये आप नहीं बोलते हो, ये आपकी राष्ट्रीयता की भावना बोलती है, ये आपकी राष्ट्रीयता की भावना बोलती है कि आप अपने प्यारे भारत देश को झुकते हुए देखना नहीं चाहते। जो ऐसा कार्य करेगा कि आपके देश को झुकना पड़ेगा, आपके लिए वो दुश्मन जैसा बन जाता है, आप उसके खिलाफ प्रतिक्रिया प्रकट करने लगते हो, तुरंत रिएक्शनरी हो जाते हो। तो बच्चों, ये है राष्ट्रीयता की भावना
ये जो भावना मैंने आपको राष्ट्रीयता की बताई, यही राष्ट्रीयता की भावना राज्य को राष्ट्र में बदल देती है। इसलिए भारत हमारे लिए राष्ट्र है। भारत हमारे लिए राष्ट्र है। अमेरिकियों के लिए भारत राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उनकी ये भावना नहीं है। मेरी भारत के प्रति कोई भी मैच जीत ले क्या फर्क पड़ता है। ब्रिटिश के लोगों के लिए भारत राष्ट्र नहीं है, राज्य है। भारत राज्य है। जो अमेरिकी भारत में रह रहे हैं, जो ब्रिटिश भारत में रह रहे हैं, जो अन्य देशों के लोग भारत में रह रहे हैं, भारत उनके लिए राज्य है, स्टेट है। लेकिन हमारे लिए बच्चों, आपके लिए बच्चों, हमारी और आपकी राष्ट्रीयता की भावना जुड़ी है, इसलिए भारत हमारे लिए राष्ट्र है। तो ये राज्य और राष्ट्र का डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमने बताया कि राज्य क्या है, हमने बताया कि 4 विशेषताओं वाला ये जो 4 तत्व हैं, ये 4 तत्व हैं कि एक निश्चित भूभाग हो, लोग रहते हों, लोगों के लिए सरकार बनाई गई हो, सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति हो। तो जब ये 4 विशेषताएं हों किसी भी भौगोलिक एरिया में, तो वो राज्य होगा। और अगर इन्हीं विशेषताओं के साथ राष्ट्रीयता की भावना जुड़ जाए बच्चों, तो ये राष्ट्र बन जाता है, ये राष्ट्र बन जाता है। तो उम्मीद है कि राज्य और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बताया कि सरकार क्या है, सरकार राज्य की एक संस्था है। राज्य की संस्था है, इसलिए काम करती है, राज्य के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अब राज्य का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, राज्य का उद्देश्य समझो। राज्य का उद्देश्य समझते चलना एक एक चीज, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको अंत में 10 मिनट का समय दूंगा। तो 10 मिनट में हम चैट आपके देख लेंगे। बीच बीच में चैट बच्चों इसलिए भी नहीं देखते ना कि डिस्ट्रैक्शन होता है फिर। तो पढ़ाने का एक रिदम बना रहे, आपको कुछ चीजें समझा सके। फिर जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर आपसे लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, डाउट्स आपके रह नहीं जाएंगे। और इसके बाद भी डाउट रिजॉल्विंग सेशन ले लेंगे, चिंता मत करना, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, क्लियर करके पढ़ाएंगे। अब भी कॉन्सेप्ट को समझते चलना। कहीं कोई समस्या आती है आप बिल्कुल मैसेज करना, आपके हर मैसेज का हम लोग स्वागत करेंगे और आपको उसी मैसेज के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, एक एक चीज की क्लैरिटी आपके साथ होगी, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्म अपने एग्जाम में कर सके और बच्चों रिजल्ट प्राप्त कर सके। आप सफलता पाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों माता पिता को होती है ना, परिवार के सदस्यों को होगी, माता पिता भाई बहन को होगी। लेकिन अगर उसके बाद किसी को सबसे ज्यादा खुशी होगी ना, तो हम लोग, हमें होगी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। और अगर आप हमसे जुड़ करके सफल होते हैं, सफलता पाते हैं, तो उस सफलता से आह्लादित हम होते हैं, प्रसन्न हम होते हैं। तो बच्चों इसलिए छोटी छोटी चीजें समझते चलो। तो अब देखो, हमने बताया कि राज्य राष्ट्र क्या है। अब राज्य राष्ट्र के बाद राज्य का उद्देश्य क्या होता है। देखो बच्चों, राज्य के उद्देश्य के आधार पर राज्य को 2 भागों में मोटे तौर पर बांटते हैं। मोटे तौर पर, मोटा मोटा डिवीजन, वैसे तो माइन्यूट डिवीजन बहुत सारे हैं, उसमें हम जाना नहीं चाहते। हम मोटे मोटे डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो राज्य को 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं, या अभी ऐसे नहीं बताते आपको, कॉन्सेप्ट नहीं, पहले भूमिका फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो, राज्य मोटे तौर पर 2 तरीके से काम कर सकता है। कैसे, यानी बहुत तरीके से काम करता है, उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक चीन है, एक नॉर्थ कोरिया है। दिख रहा है आपको कैसा है। तो बच्चों, चीन में जो सरकार है, नॉर्थ कोरिया में जो सरकार है, किम जोंग जिनपिंग, ये लोग जो वहां बैठे हैं, क्या ये लोग जनता के हित के लिए कार्य करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। वहां जो सरकारें बनी हैं, नॉर्थ कोरिया है, चीन है, वहां जो सरकारें हैं वो किसके लिए काम करती हैं? अपने लिए, अपने लिए काम करती हैं। इसलिए बच्चों, चीन जैसे देश में भी लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस की आजादी नहीं है। एक ही पेपर निकलता है, ग्लोबल टाइम्स, एक ही टीवी चैनल है, ग्लोबल टाइम्स। आप तो यहाँ कोई भी टीवी चैनल बदल के नेताओं को लड़ते झगड़ते देख लीजिए, वहां नहीं है ये सुविधा, वहां ये मनोरंजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक ही टीवी चैनल है और एक ही समाचार पत्र है। यहाँ तो आप पूछते हैं सर हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े या हिंदी वाला राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़े। चीन में ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही पेपर निकलेगा, पढ़ना हो पढ़ो वरना मत पढ़ो। तो चीन की सरकार किसके लिए काम कर रही है? अपने लिए काम करती है। यानी जो लोग सरकार में बैठे हैं वो स्वयं के हित के लिए काम करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है बच्चों, जैसे हमारे प्यारे भारत देश की सरकार है, कोई भी सरकार हो, आजादी के बाद से लेकर के 1947 से लेकर आज तक हमारे देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, हमारे देश की सरकारें किसके लिए काम करती हैं? हमारे लिए काम करती हैं। लोगों की गरीबी दूर हो। जब देश आजाद हुआ तो 14% 14% साक्षरता थी।
14% साक्षरता थी, 14% लोग अक्षर पहचानते थे, आज बढ़ गई 3/4 से ज्यादा हो गई। अब नए डेटा आएंगे तो पता चलेंगे 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ऐसी दशा में हमारे देश की सरकार लोगों के लिए काम करती है। तो अब देखो बच्चों, जो राज्य का उद्देश्य है, पहला शासक वर्ग के लिए कार्य करना, शासक वर्ग के लिए कार्य करना। जो लोग सरकार बनाते हैं उनके लिए काम किया जाता है। उसको कॉन्सेप्ट के रूप में कहते हैं बच्चों पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट। ये शब्द आप सुनेंगे, पढ़ने के दौरान सुनेंगे, अध्ययन के दौरान या कहीं भी पेपर वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट वो है जहां सरकार शासक वर्ग के लिए कार्य करेगी, शासक वर्ग के लिए कार्य करेगी। अब ये तो शासक वर्ग हो गया जो सरकार बनाते चलाते हैं, और दूसरा है सरकार लोगों के लिए कार्य करे, लोगों के लिए कार्य करे। अब जब सरकार लोगों के लिए कार्य करेगी तो बच्चों ऐसी सरकार को कहते हैं कल्याणकारी सरकार, वेलफेयर गवर्नमेंट। ये शब्द सुना होगा आपने। इसका अर्थ क्या है वो मैंने अभी आपको बताया, वेलफेयर गवर्नमेंट। इसको कल्याणकारी सरकार कहते हैं। तो भारत कल्याणकारी राज्य है, भारत कल्याणकारी राज्य है, तो इसको कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी सरकार कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं या कल्याणकारी सरकार कहते हैं। तो भारत कल्याणकारी राज्य है और चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देश पुलिस राज्य हैं, पुलिस स्टेट हैं। तो बच्चों देखो, हमने क्या बताया अभी, हमने क्या बताया? हमने कहा सरकार राज्य की एक संस्था है जो राज्य के उद्देश्य के लिए कार्य करती है, राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। तो चीन और नॉर्थ कोरिया में सरकार किसके उद्देश्य को पूरा करेगी? जिनपिंग के उद्देश्य को पूरा करेगी, किम जोंग के उद्देश्य को पूरा करेगी। लेकिन भारत जैसे देशों में राज्य सरकार राज्य के उद्देश्य को पूरा करेगी। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? लोगों के हितों को पूरा करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों को सुविधाएं देना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो भारत में राज्य के इन उद्देश्यों के लिए कार्य किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार वहां भी तो है, चीन में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है, और चीन भारत में सरकार भारत में भी है। लेकिन दोनों देशों की सरकारों में अंतर है, दोनों देशों की सरकारों में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि वहां सरकार पुलिस राज्य के लिए काम करती है, नॉर्थ कोरिया में सरकार पुलिस राज्य के लिए काम करती है, चीन में सरकार पुलिस राज्य के लिए काम करती है, भारत में सरकार कल्याणकारी राज्य के लिए काम करती है। बच्चों समझ लेना, तभी अगली संकल्पनाएं समझ में आएंगी। भारत में सरकार कल्याणकारी राज्य के लिए काम करती है। तो बच्चों ये सरकार और राज्य और राष्ट्र का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो सरकार काम करती कैसे है, सरकार काम करती कैसे है? सरकार बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है, सरकार बहुत सारे कार्य करती है। सरकार की उन सारी जिम्मेदारियों को, सरकार के उन सारे कार्यों को अगर हम लोग कैटेगराइज करें, क्लासिफिकेशन करें, कैटेगराइजेशन जानते हो ना, ग्रुप बना के रखना। तो जब हम लोग सरकार के सारे कार्यों को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो 3 भागों में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला सरकार का कार्य क्या हो जाएगा? जब सरकार वेलफेयर के लिए काम करे तो सरकार कैसे काम करेगी? देखो बच्चों, सरकार 3 तरीके से काम करती है, यानी सरकार के सारे कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। किन 3 भागों में बांटा जा सकता है? पहला कानून बनाना, सरकार कानून बनाती है। दूसरा सरकार कानूनों को लागू करती है, और तीसरा सरकार न्याय देती है। तो सरकार के सारे कार्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 ही क्यों? आपके मन में सवाल उपजेगा, 3 ही क्यों? एक बात। दूसरी बात, कानून ही क्यों? सरकार तो कानून भी बनाती है, सरकार तो आदेश भी जारी करती है, सरकार तो निर्देश भी जारी करती है, सरकार तो अधिसूचनाएं भी जारी करती है, सरकार तो अध्यादेश भी जारी करती है, सरकार तो ये सब भी करती है, सरकार तो नीतियां भी बनाती है। तो हमने ये क्यों कहा कि कानून बनाती है, ये सब क्यों छोड़ दिया? देखो बच्चों, कानून अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। अब नया वर्ड सुनो, नया शब्द सुनो, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। अम्ब्रेला मतलब छाता, कॉन्सेप्ट मतलब संकल्पना, छतरी संकल्पना है। अब
हिंदी में अच्छा शब्द नहीं है, इंग्लिश में अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिस कॉन्सेप्ट के अधीन छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे कानून, सरकार चलाने में जितनी चीजें प्रयोग होती है, ध्यान देना, सरकार चलाने में जितनी चीजें प्रयोग होती हैं, कानून है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है, नीतियां है, आदेश है, निर्देश है, सबका प्रयोग होता है सरकार चलाने में। इन सारी चीजों में सबसे बड़ा कौन? कानून। सबसे प्रभावी कौन? कानून। तो कानून सबसे प्रभावी है, कानून सबसे प्रभावी है, कानून सबसे बड़ा है। क्यों? सवाल उठता है क्यों? क्योंकि बच्चों, कानून में ही वह गुण है कि अगर कानून का उल्लंघन होगा तो दंड मिलेगा। अर्थात जब हम लोग कानून की परिभाषा लिखते हैं तो हम कहते हैं कानून बाध्यकारी मान्यताओं का समूह है, अर्थात कानून का पालन करना सबके लिए बाध्यकारी है, अन्यथा दंड मिलेगा। बाकी सब में, नियम में, आदेश में, निर्देश में हो भी सकता है बाध्यकारिता, नहीं भी हो सकती है, दंड मिल भी सकता है, उल्लंघन करने पर नहीं भी मिल सकता है, लेकिन कानून में तो अवश्य मिलेगा। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, आप ही वाला बताता हूं, मोटर वाहन अधिनियम, उसमें कहा गया हेलमेट पहनो, हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा। चालान क्या है? दंड है। तो आप क्या करते हो? घर से हेलमेट पहनकर निकलते हो। आप देखते हो पुलिस वाला नहीं है तो सर से उतार के हाथ को पहना लेते हो, और पुलिस वाला दिख गया तो, और आप हाथ से सर तक पहुंचाने में देर हो गई तो चालान कट गया, दंड मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया। तो कानून का उल्लंघन अपने आप में दंडनीय होता है, कानून का उल्लंघन अपने आप में दंडनीय होता है, बाकी सारी चीजों का उल्लंघन अपने आप में दंडनीय नहीं होता। इसलिए जब आप किताबें पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, पॉलिटी की किसी भी किताब में, तो आप पढ़ते हो सरकार 3 काम करती है। कौन सा काम करती है? मैंने आपको समझाया क्यों 3 काम करती है और तीनों काम क्यों बांटे गए हैं। तो 3 काम में पहला काम कानून बनाना। क्यों कानून बनाना? क्योंकि कानून ही सर्वोच्च है सरकार चलाने के सारे तरीकों में, और सारे तरीके कानून के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे तरीके कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कानून बनाना, अब जब बन जाएगा तो उसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो कानून लागू करना भी पड़ेगा। और बच्चों, जब कानून बनेगा तो कानून के अंतर्गत अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान भी तो चाहिए। तो बच्चों, न्याय देना सरकार, कोई भी, यहां से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, यूरोप, रूस, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी देश में सरकार जो कुछ करती है उसको इन्हीं 3 भागों में बांटते हैं। और बच्चों, जब इन 3 भागों में बांटते हैं तो इन 3 जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 3 अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं, और उन 3 अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग नाम हैं। कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। बच्चों, कानून को लागू करने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कानून को लागू करने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और बच्चों, न्याय देने वाली जो संस्था है, न्याय देने वाली संस्था को कहते हैं न्यायपालिका, न्यायालय, जुडिशरी। तो बच्चों, ये 3 तरीके की संस्थाएं हैं, ये 3 तरीके की संस्थाएं हैं, अर्थात सरकार के ये 3 अंग हैं। लेजिस्लेचर है, विधायिका है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और जुडिशरी है, न्यायपालिका है। क्यों सरकार के 3 अंग हैं? हमने आपको बता दिया, क्योंकि सरकार के सारे कामों को 3 भागों में बांटा जाता है। सरकार के 3 ही अंग क्यों हैं? 2 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि सरकार के द्वारा किए जाने वाले सारे कामकाज को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। शुरू से चला आ रहा है इस तरीके का वर्गीकरण, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और इन 3 जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 3 अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं। इसलिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये तो आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। क्यों होते हैं, ये मैंने स्पष्टीकरण आज आपको दिया कि 3 अंग इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो बच्चों, अब समझो, सरकार को हम लोग 2 अलग अलग संदर्भों में समझते हैं, है ना। एक तो देखो, अब इसको और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। व्यापक रूप में सरकार के कितने अंग हो गए? अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। व्यापक रूप में सरकार के 3 अंग हो गए। न्यायपालिका तीसरा अंग था, कार्यपालिका दूसरा अंग था, और विधायिका पहला अंग था। ये तो अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब समझो, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि शासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं।
शासन और प्रशासन के बीच अंतर क्या होता है, तो अब आप इसे समझो। ठीक है बच्चों, तो देखो, कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को दो भागों में बांटा जाता है। एक है राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा है प्रशासनिक कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। दो भागों में बांटते हैं हम लोग। कार्यपालिका का ये बंटवारा दो भागों में किया जाता है, कंसेप्चुअल बंटवारा है। अब आप समझो कि कैसे है बंटवारा। कार्यपालिका को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा है प्रशासनिक कार्यपालिका। समझना, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। अब देखो, राजनीतिक कार्यपालिका का आशय क्या हुआ। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रियों का समूह, और प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब होता है सिविल सेवकों का समूह, मंत्रियों का समूह। अच्छा, मंत्रियों के समूह को कहते क्या है? मंत्रिपरिषद कहते हैं। जैसे भारत सरकार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया है, राज्यों में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो भारत का अपना अलग मंत्रिपरिषद है और राज्यों का अपना अलग मंत्रिपरिषद है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब हो गया मंत्रिपरिषद। अब प्रशासनिक कार्यपालिका क्या है बच्चों? प्रशासनिक कार्यपालिका है सिविल सेवकों का समूह, जिसकी तैयारी आप करने जा रहे हो, यह है सिविल सेवकों का समूह। अब जो मंत्रिपरिषद है, यानी मंत्रियों का समूह है, प्रधानमंत्री और मंत्री हैं, ये कैसे बनते हैं पता है? इनका निर्वाचन होता है ना, इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचन किया जाता है, ये इलेक्टेड है। हम आप चुनते हैं लोकसभा में, जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है, वही मंत्री बनता है। इसी तरीके से राज्यों में विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, जो इसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है, और इस तरीके से मंत्री बनता है। तो बच्चों, निर्वाचन किया जाता है। अच्छा, कितने समय के लिए निर्वाचन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कितने समय के लिए चुनते हैं? या राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कितने समय के लिए चुनते हैं? बच्चों, अनिश्चित कार्यकाल है, अनिश्चित कार्यकाल है। क्यों? हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते 5 साल के लिए बच्चों, हम लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए। ध्यान देना, कॉन्सेप्चुअल बात है, प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर हम पूछे मंत्रिपरिषद का क्या कार्यकाल होता है, हम पूछे प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल होता है, और आपने 5 वर्ष लिख दिया, तो गलत हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। क्योंकि हम लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, और लोकसभा में जिसे बहुमत मिलता है वो प्रधानमंत्री और मंत्री बनता है, उस दल का नेता। और अगर बहुमत पूरे 5 साल के लिए बना रहता है तो वो 5 साल प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन अगर बहुमत 5 साल के लिए नहीं मिला तो सरकार पहले गिर जाती है। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 13 दिनों में ही उन्होंने लोकसभा में विश्वास खो दिया। सरकार का बहुमत 13 दिनों में ही गायब हो गया। तो 13 दिन बाद सरकार गिर गई, वो प्रधानमंत्री नहीं रह गए। जब दूसरी बार वे प्रधानमंत्री बने तो लगभग 13 महीने, एग्जैक्ट नहीं था, लगभग 13 महीने तक उनकी सरकार चली। इसके बाद फिर 5 साल पूरा नहीं कर पाए। फिर जब तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने तो तब लगभग 5 साल सरकार चली, तब भी पूरी नहीं चली थी, क्योंकि इलेक्शन पहले ही डिक्लेयर करवा दिया था। तो लगभग 5 साल सरकार चली। तो बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मंत्रिपरिषद या सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, यहीं से प्रश्न भी निकलते हैं। तो अनिश्चित कार्यकाल होता है। अच्छा बच्चों, योग्यता क्या होती है मंत्रियों की? कोई क्वालिफिकेशन होती है क्या कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए? ऐसी कोई योग्यता है क्या? नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं है, विशेष योग्यता नहीं है ना। ये सब लिखते चलना, बोर्ड वर्क लिखते चलना, और ये आपको याद रहेगा सारी चीजें।
कोई विशेष योग्यता नहीं है, बस सामान्य सी बातें हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सामान्य सी बातें। पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं, अच्छे चरित्र का हो जरूरी नहीं, नैतिक हो जरूरी नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं। तो देखो बच्चों, देखो अब सुनो, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी विशेष योग्यता के अनिश्चित कार्यकाल के लिए हम जिन लोगों को चुनते हैं वह मंत्रिपरिषद है, वो मंत्रिपरिषद है। और यही मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। और इसी राजनीतिक कार्यपालिका को बच्चों सरकार भी कहते हैं। कैसे? संकुचित अर्थों में। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, संकुचित अर्थ में सरकार कहते हैं। तो सरकार का दो शब्द हो गया, एक बड़ा शब्द हो गया, व्यापक रूप में सरकार के 3 अंग हैं, 3 अंग हैं, और संकुचित अर्थों में सरकार का एक अंग है, राजनीतिक कार्यपालिका। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है। व्यापक रूप में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संकुचित अर्थों में सरकार का केवल एक अंग है, राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कैसे? अब समझो कैसे। देखो, जब हम लोग कहते हैं सरकार अच्छा कर रही है, या हम कहते हैं सरकार अच्छा नहीं कर रही है, ऐसी अभिव्यक्तियां देते हैं ना। जब हम कहते हैं सरकार अच्छा कर रही है, जब हम कहते हैं सरकार अच्छा नहीं कर रही है, तो क्या हम विधायिका और न्यायपालिका को भी संबोधित कर रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं सरकार अच्छा कर रही है, या जब हम कहते हैं कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, तो हम सीधे मंत्रियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बच्चों, जब हम सरकार को संकुचित अर्थों में संबोधित करते हैं, जब हम सरकार को संकुचित अर्थों में संबोधित करते हैं, तो सरकार का अर्थ है राजनीतिक कार्यपालिका। तब सरकार का एक अंग होता है राजनीतिक कार्यपालिका। व्यापक अर्थों में सरकार के 3 अंग, संकुचित अर्थों में सरकार का एक अंग, और वह अंग है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका बच्चों कंसेप्चुअल डेप्थ है, और मैं कंसेप्चुअल डेप्थ में इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि आईएएस के एग्जाम में कंसेप्चुअल डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी वगैरह के एग्जाम हो तो बहुत फौरी तौर पर बहुत सतही बातें आपको मजेदार तरीके से बता के, मजा ले लेके बता के आपको पढ़ा दें, तो उसमें आपको मजा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे ना तो जी भर के गालियां दोगे कि क्या पढ़ाया, समझ में नहीं आया, और मुझे तो जाने दो, आप अपना भविष्य और कैरियर बर्बाद कर लोगे। तो यहाँ पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। मैं चीजों को बहुत छोटी छोटी चीजों से, सतह से लेकर चलूंगा और गहराई में ले जाऊंगा। जब गहराई में ले जाऊंगा तो गहराई में जाने की कोशिश करना, परेशान मत होना, क्योंकि आईएएस देना है तो परेशान होना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। और अगर गहराई में जाकर अध्ययन करने की आदत नहीं है तो आईएएस मत देना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आईएएस के क्वेश्चन करने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा। और एसएससी वगैरह के लिए एक एक चीज के लिए, वन चीज के लिए तो बस फटाफट, अब तक तो मैं पूरा एक चैप्टर खत्म कर देता, क्योंकि वहां तो सतही चीजें हैं, मजे ले लेके पढ़ते रहिए, क्योंकि फैक्ट आने हैं, कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं। ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम देना हो तो ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए फैक्ट पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। लेकिन जब आप आईएएस के लिए पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जरूरी है। तो बच्चों ध्यान देना। अब देखो, तो सरकार संकुचित अर्थों में राजनीतिक कार्यपालिका सरकार कहलाती है। अब ये सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, उसे शासन कहते हैं। हमने कहा था मैं आपको शासन और प्रशासन का अंतर समझाने जा रहा हूं। चीजों को एक एक तरीके से लिंक करके सुनना, लिंक करके समझना। डिलिंक कर दोगे एग्जाम में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो एक एक चीज को लिंक करते हुए समझना। तो देखो, सरकार जो कुछ करती है, सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है, जिस तरीके से करती है, वह कहलाता है शासन। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वो कहलाता है शासन। अब बच्चों, सरकार करती क्या है, फिर सवाल उठता है, सरकार करती क्या है? देखो, सरकार नीतियां बनाती है। नीति बनाना और नीतियों को लागू करवाना, करना नहीं। जो व्यापक अर्थों में सरकार है वो कानून बनाती है, वो कानून बनाती है। जो संकुचित अर्थों में सरकार है वो नीतियां बनाती है और लागू करवाती है, नीतियां बनाती है और लागू करवाती है। जब संकुचित अर्थों वाली सरकार नीतियां बनाती है, नीतियों को लागू करवाती है, तो उसी को कहते हैं शासन। तो शासन क्या है बच्चों? सरकार की गतिविधि है।
शासन क्या है? सरकार की गतिविधि है, सरकार की एक्टिविटी है। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, उसे शासन कहते हैं। ये तो शासन की बात हो गई। अब हमने बताया कि शासन के अंतर्गत सरकार नीतियां बनाती है और लागू करवाती है। तो सवाल उठता है कि लागू करता कौन है? सरकार की नीतियों को लागू करता कौन है? तो देखो बच्चों, लागू करने वाला जो समूह है वह है सिविल सेवकों का समूह। अब जरा फटाफट बताओ कि सिविल सेवकों का समूह आता कैसे है? आता कैसे है सिविल सेवकों का समूह? जो राजनीतिक कार्यपालिका है यानी मंत्री हैं, ये इलेक्टेड हैं और सिविल सेवक सिलेक्टेड हैं। इनका चयन होगा, आप लोग चयनित होंगे। तो ये चयन होता है, इनका चयन होता है, ये सिलेक्टेड होते हैं, ये चयनित किए जाते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। ये इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अच्छा, जब सिलेक्शन होना है तो सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन होगा निश्चित योग्यता के आधार पर ही होगा। योग्यता होगी, योग्यता की जांच की जाएगी। योग्यता तय की गई है कि भाई मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, तब एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी को इससे भी संतोष नहीं है। वो कहता है कि ग्रेजुएट हो तो एग्जाम में बैठो, मैं 3 दौड़ आयोजित कराऊंगा, प्री रिटन इंटरव्यू। तीनों में जब दौड़ कर आगे निकल जाओगे तभी नौकरी दूंगा, और किसी भी एक में गिर गए तो फिर से दौड़ना पड़ेगा। तो आपकी योग्यता की परख की जाती है, जांच की जाती है, तब आपको चयन दिया जाता है। और इतनी योग्यता की जांच परख करने के बाद जब आपको नौकरी दे दी जाती है तो कितने समय के लिए दी जाती है? निश्चित कार्यकाल है, निश्चित कार्यकाल है। और यह निश्चित कार्यकाल क्या है बच्चों? सेवानिवृत्ति की उम्र, रिटायरमेंट की उम्र, सेवानिवृत्ति की उम्र तक आपको पद से कोई हटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, बशर्ते आप गड़बड़ न करें। अब अगर कोई दुराचारी, कदाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी अगर कोई इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का काम करेगा, तब तो फिर हटाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो सेवानिवृत्ति की उम्र तक, सेवानिवृत्ति की उम्र तक, सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है बच्चों? 60 साल है। घटाई बढ़ाई जा सकती है, घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो सेवानिवृत्ति की उम्र तक वो पद पर बना रहेगा। तो निश्चित कार्यकाल है उसका, सेवानिवृत्ति की उम्र तक वो पद पर बना रहेगा। अब देखो बच्चों, निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित कार्यकाल के लिए जो निकाय चुना जाता है वो निकाय कहलाता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। और यह प्रशासनिक कार्यपालिका जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, इसकी जो गतिविधि है, प्रशासनिक कार्यपालिका की जो गतिविधि है, वो गतिविधि कहलाती है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहलाती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन में क्या शामिल होता है बच्चों? नीतियों को लागू करना, कानून को लागू करना। ये सरकार का लागू करने वाला पहलू है, ये सरकार का लागू करने वाला पहलू है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, हाथ पैर है, हाथ पैर है। तो अब देखो, पूरा सरकार, व्यापक अर्थों में सरकार, संकुचित अर्थों में सरकार, शासन, प्रशासन, सब इसी चार्ट से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, शासन और प्रशासन लिखवाता हूं मैं आपको, क्या अंतर हुआ शासन और प्रशासन के बीच। देखो, शासन किसे कहते हैं और प्रशासन किसे कहते हैं, यही लिखते चलो, यही लिखते चलो। शासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं, लिखते चलो, और यही अंतर भी हो जाएगा। देखो, शासन क्या है बच्चों? शासन सरकार की गतिविधि है, सरकार की गतिविधि है। सरकार की कैसी गतिविधि है? यह नीतियां बनाने और लागू करवाने से संबंधित है। लिखते चलो सारी चीजें, करवाने से संबंधित है। तो ये हो गया शासन। अब अगर आपसे कोई पूछे शासन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? शासन सरकार की गतिविधि है जो नीतियां बनाने और लागू करवाने से संबंधित है। हो गया, शासन की डेफिनेशन हो गई। और ये सरकार कौन सी है? संकुचित अर्थों वाली सरकार है, संकुचित अर्थों वाली सरकार है। तो अब ये शासन की परिभाषा हो गई। चलो अब प्रशासन की परिभाषा लिख लो फटाफट, प्रशासन की परिभाषा लिख लो। प्रशासन की परिभाषा क्या होगी बच्चों? प्रशासन की परिभाषा क्या होगी? यह नौकरशाही या सिविल सेवकों की गतिविधि है। ये नौकरशाही या सिविल सेवकों की गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? जो नीतियों, कानूनों आदि को लागू करने से संबंधित है।
लागू करने से संबंधित है। जो नीतियों, कानूनों आदि को लागू करने से संबंधित है। तो बच्चों, सरकार क्या है? सरकार राज्य की संस्था है। सरकार राज्य की संस्था है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। सरकार राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 3 कार्य करती है: कानून बनाना, लागू करना, न्याय देना। तीनों कार्य 3 अलग अलग अंग करते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका 2 भागों में, 2 रूपों में काम करती है: एक राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में, एक प्रशासनिक कार्यपालिका के रूप में। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रियों का समूह, अर्थात संकुचित अर्थों में सरकार। यह नीतियां बनाती है और लागू करती है। सरकार के नीतियां बनाने और लागू करने के इस काम को शासन कहते हैं। और दूसरी कार्यपालिका होती है सिविल सेवकों का समूह। यह नीतियों को लागू करता है, इसके लागू करने के कार्य को कहते हैं प्रशासन। तो बच्चे, ये हो गया शासन और प्रशासन। तो हमने पढ़ा, हमने समझा कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, सरकार क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है। इतनी सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब इतनी सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, तो अब बच्चों देखो, हमारा उद्देश्य सरकार का अध्ययन करना है। हमारा उद्देश्य सरकार का अध्ययन करना है। तो सरकार कैसे बनाई और चलाई जाएगी, हम लोग अब इस बारे में चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। देखो, प्रत्येक देश की अपनी सरकार है। भारत की सरकार, अमेरिका की सरकार, ब्रिटेन की सरकार। हर देश की सरकार बनाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने अभी समझा कि कानून, आदेश, नियम, विनियम, नीति ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कानून। क्यों कानून सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो बच्चों, जब हम सरकार बनाना चाहते हैं, जब हम सरकार का गठन करना चाहते हैं, तो सरकार का गठन करने के लिए हमें एक कानून बनाना पड़ेगा। एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसका कोई उल्लंघन न करे। सरकार का गठन करने के लिए हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसका कोई भी उल्लंघन न करे। तो बच्चों, कोई भी उल्लंघन न करे ऐसा कानून क्या होगा? संविधान। संविधान। तो प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। उसी संविधान के अंतर्गत सरकारों की संरचना निर्मित की जाती है। तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। समझते चलना। क्वेश्चन हम सबसे अंत में लेंगे 10 मिनट। मैं क्वेश्चन सबसे अंत में 10 मिनट लूंगा, क्योंकि मैंने नियम बना रखा है हर क्लास में मैं चैट सबसे अंत में 10 मिनट के लिए ऑन करवाता हूँ। मैंने चैट ऑफ करवा दिया है इंजीनियर साहब से कह के। तो चैट में आपके लिए अंतिम 10 मिनट में ऑन करूंगा। तो आप अंतिम 10 मिनट में मुझे अपने क्वेश्चन भेजना। तो आज मैंने जो डिस्कशन किया है उस सारे डिस्कशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो क्वेश्चन मैं अंतिम 10 से 15 मिनट में लूंगा। तो तब तक के लिए मैं चैट ऑफ करवा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चैट आपको भी परेशान करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। और सारे बच्चे तो पढ़ने वाले होते नहीं हैं, कुछ उसमें आपको पढ़ने से रोकने वाले भी होते हैं, आपको तंग भी करेंगे। तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो इसलिए चैट मैंने ऑफ करवा दिया है। अंतिम 10 मिनट में मैं चैट शुरू में केवल ऑन करवाते हैं देखने के लिए कि आपको स्ट्रीमिंग मिल रही है, कोई समस्या तो नहीं है क्लास चलने में। तो आप क्वेश्चन मुझे अंतिम 10 मिनट में अपने क्वेश्चन लिख लेना। पढ़ने के दौरान अगर कोई डाउट है तो अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, अपनी कॉपी पे लिख लेना और अंतिम 10 मिनट में मुझे टाइप करके भेज देना। मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे सामने चैट आपका नहीं दिखेगा अगर आप मुझे कोई, क्योंकि आपको ये हो सकता है, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि मैं सर को क्वेश्चन भेज रहा हूं और सर मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है। तो बच्चों, मेरी स्क्रीन के सामने चैट डिस्प्ले नहीं होगा। मेरी स्क्रीन के सामने चैट डिस्प्ले होगा अंतिम 10 मिनट में, अंतिम 10 मिनट में, क्योंकि मेरे जो स्टूडियो इंजीनियर साहब हैं वो चैट मेरा ऑफ कर देते हैं। मैंने कह रखा है कि अंतिम 10 मिनट में चैट ऑन करना। तो अंतिम 10 मिनट में चैट ऑन होगा, क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख करके रख लेना। चलो कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं। और हमने इसलिए भी ऐसा कर दिया जिससे कि आप पढ़ने में मन लगाओ, है ना, पढ़ने में मन लगाओ, ध्यान दो। चलो देखो, संविधान पढ़ते हैं बच्चों। देखो, कोई भी सरकार चलाने के लिए, कोई भी सरकार बनाने के लिए एक सर्वोच्च कानून होना चाहिए। सर्वोच्च कानून का आशय है कि उस कानून का उल्लंघन कोई ना कर सके और उसी कानून के अंतर्गत सरकार बनाई और चलाई जानी चाहिए। उसी कानून के अंतर्गत सरकार बनाई और चलाई जानी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे कानून को कहते हैं संविधान। समझो, संविधान में 2 लाइन लिखाऊंगा, बाकी तो और सबकी जरूरत नहीं थी, मैंने बोर्ड पर लिख दिया था। तो जहां जहां बोर्ड वर्क करते चल रहे हैं वो कॉपी करते चलो, जहां जहां बोर्ड वर्क नहीं करेंगे वो लिखाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। जो बोर्ड वर्क रहेगा वो बोर्ड वर्क कॉपी करो, जो बोर्ड पे लिखा रहेगा उसे फिर से लिखाने का कोई मतलब नहीं है। जो बोर्ड पर नहीं लिखेंगे वो बोल के लिखवाते चलेंगे। इस तरीके का दोनों एक दूसरे के पूरक होते चलेंगे।
ठीक है, तो देखो संविधान समझो, फिर संविधान लिखाते हैं, ध्यान से सुनना। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, या यूं कहें कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है, सर्वोच्च लीगल डॉक्यूमेंट होता है, या सर्वोच्च कानून होता है। क्या करता है संविधान? संविधान उस देश की सरकारों की रचना के विषय में प्रावधान करता है। उस देश की सरकार कैसे बनेगी, उस देश की सरकार क्या काम करेगी, यह उस देश का संविधान बताता है। जैसे बच्चों, जैसे जब अमेरिका का संविधान बना, अब ध्यान देना मेरी बात पर, क्योंकि हमने कहा था, जब कल सिलेबस समझा था तो हमने बताया था कि तुलनात्मक अध्ययन भी करना है ना। तो जब अमेरिका का संविधान बना तो अमेरिका के संविधान में केवल 3 अंगों के बारे में वर्णन किया गया। अमेरिका की विधायिका कांग्रेस, अमेरिका की कार्यपालिका राष्ट्रपति और अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। बस 3 बातों, 3 अंगों के विषय में प्रावधान किया गया। 3 अंगों के अलावा अमेरिका के संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि संविधान बनता ही है, संविधान बनता ही है सरकारों के गठन और सरकारों के कार्यों के लिए, कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार क्या काम करेगी। लेकिन बच्चों, जब अमेरिका में सरकार बन गई, संविधान बन गया और संविधान में सरकार के बारे में प्रावधान कर दिया गया, तो संविधान निर्माताओं को, जो अमेरिका का संविधान बना, जिन्होंने बनाया, उनको लगा कि हमने तो ये तो बताया ही नहीं कि सरकार क्या करेगी, और हमने ये भी नहीं बताया कि सरकार क्या नहीं करेगी। ये भी तो बताना जरूरी है कि सरकार क्या नहीं करेगी। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे कुछ अधिकार हैं, तो सरकार को हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। हमारी आजादी है, बोलने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, ये तमाम अधिकार हैं हमारे। तो सरकार को क्या नहीं करना चाहिए? सरकार को हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहां बताना होगा? ये संविधान में लिखना होगा। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं को लगा कि जब हमने संविधान बनाया, तो संविधान बनाने में तो हम लोगों ने केवल सरकार के 3 अंग बता दिए, ये बताना रह गया कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। ये रह गया, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात लोगों के अधिकारों का तो वर्णन किया ही नहीं कि सरकार को लोगों के अधिकारों का वर्णन नहीं कर, सरकार को लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये तो लिखा ही नहीं। तो ये गलती का एहसास हुआ। जब गलती का एहसास हुआ तो तुरंत संविधान संशोधन किया गया। अमेरिका में कई संविधान संशोधन किए गए और उन संविधान संशोधनों के माध्यम से अमेरिका के संविधान में अधिकारों का समावेश किया गया। अधिकारों का समावेश किया गया। क्यों किया गया? जिससे कि वो अधिकार वहां के लोगों के पास सुरक्षित रहे, वो अधिकार वहां के लोगों के पास सुरक्षित रहे और सरकार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने न पाए। सरकार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने न पाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि सरकार, संविधान एक ऐसा सर्वोच्च दस्तावेज है, ऐसा सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, देश की सर्वोच्च विधि है, जो सरकार की रचना के बारे में, सरकार के गठन के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी तो देती ही है। सर्वोच्च विधि वह यह भी जानकारी देती है कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात सरकार पर सीमाएं क्या होनी चाहिए, सरकार पर प्रतिबंध क्या होने चाहिए। तो सरकार के डूज यानी सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार के डोंट्स, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ कौन बताता है? संविधान बताता है। जब संविधान ये कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कार्य करता है। संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए भी निर्मित किया जाता है, तो राज्य का जैसा उद्देश्य हो उसी के अनुरूप। तो संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, सर्वोच्च विधि है। इसी रूप में संविधान की रचना की गई है और बच्चों इसी रूप में संविधान की रचना सभी देशों में की गई है। अमेरिका का संविधान है, लिखित है। हमारा संविधान है, लिखित है। ब्रिटेन का संविधान है, लिखा नहीं गया है, अलिखित है। तो अलिखित है, इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये मैं अभी समझाऊंगा। तो चलो जरा संविधान की परिभाषा लिखो, क्योंकि मैंने केवल एलिमेंट्स लिखे हैं, तो जरा संविधान की परिभाषा लिखो। लिखो संविधान की परिभाषा लिखो। लिखो संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि है। लिखो संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि है। आगे लिखो संविधान
देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि है। उसी में आगे लिखो संविधान, उसी में आगे लिखो संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो सरकारों के गठन, संरचना, एवं कार्यों के विषय में वर्णन करता है। जो सरकारों के गठन, संरचना एवं कार्यों के विषय में वर्णन करता है। आगे लिखो बच्चों उसी में संविधान सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। संविधान सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख करता है या सरकार के दायित्वों का उल्लेख करता है। देखो संविधान सरकार के दायित्वों का उल्लेख करता है और दूसरी ओर यह सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित करता है। और दूसरी ओर यह सरकार के ऊपर सीमाएं आरोपित करता है। जैसे उदाहरण भी लिख लो जैसे भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व, सरकार के दायित्वों का वर्णन करता है। सरकार के दायित्वों का वर्णन करता है। और दूसरी ओर मूल अधिकार सरकार के ऊपर सीमाएं लगाता है। अर्थात संविधान सरकार के डूज और डोंट्स का वर्णन करता है। ये लिख लो अर्थात संविधान सरकार के डूज और डोंट्स का वर्णन करता है। बच्चों पैरा चेंज करो और लिखो, पैरा चेंज करके लिखो संविधान सरकार पर सीमाएं इसलिए लगाता है। संविधान सरकार पर सीमाएं इसलिए लगाता है जिससे नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। लोगों के अधिकारों की रक्षा तभी संभव है। लोगों के अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब सरकार सीमित रूप से शक्तियों का प्रयोग करे, यानी असीमित प्रयोग ना करे, निरंकुश प्रयोग ना करे। जब सरकार सीमित रूप से शक्तियों का प्रयोग करे, अतः संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियों वाली सरकार ही अच्छी सरकार मानी जाती है। अतः संवैधानिक रूप से
सीमित शक्तियों वाली सरकार, अतः संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियों वाली सरकार ही अच्छी सरकार मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया संविधान का अर्थ। अब देखो संविधान के बाद ना अगला शब्द है संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान पढ़ लिया हमने, समझ लिया संविधान है क्या, सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। लिखित भी हो सकता है, जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है, भारत का लिखित है, तो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। अब देखो संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ना, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो छोटी छोटी चर्चा भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम के नजरिए को, एग्जाम के अप्रोच को कवर करते हुए चल रहे हैं। और मेरा पूरा फोकस इसी बात पे रहेगा कि एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आना है, जैसे आना है, वो सारा एरिया आपके लिए कवर करा दें। आईएएस के एग्जाम में, आईएएस के लिए पढ़ा रहे हैं तो आईएएस के एग्जाम में तो एसएससी वाली पढ़ाई नहीं होगी इस क्लास में, ध्यान रखना। तो संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद किसे कहते हैं बच्चों? देखो हमने बताया कि सरकार बनाने और चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है। हर देश का अपना संविधान है और उस देश के अनुसार संविधान बनाई और चलाई जाती है। लेकिन बच्चों क्या कभी ये सोचा है कि कुछ ऐसी सरकारें होती हैं जो संविधान का अच्छा पालन करती हैं, जबकि कुछ देश की सरकारें ऐसी होती हैं जो संविधान का अच्छा पालन नहीं करती हैं। ऐसी भी सरकारें होती हैं। जैसे भारत में संविधान का अच्छा पालन किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर अपने पड़ोसी की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो क्या पाकिस्तान में संविधान का अच्छा पालन होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो बच्चों क्या भारत और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भारत संविधान का आदर करने वाला, पालन करने वाला देश है, पाकिस्तान संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला देश है। तो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना। एक बात। दूसरी बात समझो बच्चों, जैसे भारत में जो संविधान बनाया गया वो लोकतंत्र के लिए बनाया गया। लोकतंत्र का मतलब हमारी आजादी, तुम्हारी आजादी, सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, सबको सरकार चुनने का अधिकार मिला हुआ है, तो लोकतंत्र है। अच्छा ये बताओ, चीन में तो लोकतंत्र नहीं है, चीन में तो सरकारों में निरंकुशता है, चीन में तो सरकारें जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती, जिनपिंग जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चुने जाते हैं, जनता तो चुनती नहीं उन्हें। एक बात, तो इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात, चीन में आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, लोगों के अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ लोग नारे लगाते हैं ना, हमको चाहिए आजादी, जरा चीन में लगा के देखो, मिल जाएगी आजादी, खड़े करके गोली मार देते हैं, मिल गई आजादी। तो चीन में ऐसे आजादी मिलती है, हमारे यहाँ ऐसी वाली आजादी नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ लोग नारे लगाते हैं भाई हमको चाहिए और आजादी, जबकि संविधान बहुत सारी आजादी दे रखा है। तो अब ये बताओ, हमने चीन और भारत की तुलना की कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ नागरिक अधिकारों की रक्षा है, हमारे यहाँ तीनों शक्तियां अलग अलग हैं, निरंकुशता नहीं है, संसद अलग काम कर रही है। अभी देखो 7 दिसंबर से बैठक होने वाली है, कार्यपालिका अलग काम कर रही है, न्यायपालिका अलग काम कर रही है। चीन में तो है नहीं ऐसा। चीन में ना तो नागरिकों को आजादी है, ना तो चीन में लोकतंत्र है, ना तो चीन में शक्तियों का इस तरीके से बेहतर अलगाव है। तो क्या ये बताओ मुझे, क्या भारत और चीन को एक प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं इस आधार पर? नहीं रख सकते ना। भारत बहुत ऊपर है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, नागरिक अधिकारों की रक्षा है, शक्तियों का निरंकुश उपयोग नहीं है, तीनों शक्तियां बेहतर तरीके से काम करती हैं। और जो जिनपिंग वाली सरकार है उसमें ना तो नागरिकों की आजादी है, ना तो लोकतंत्र है, ना तो शक्तियों का बेहतर अलगाव है। तो भारत ऊपर है, चीन नीचे है। अब ये बात तो मैंने बताई आपको, भारत, पाकिस्तान, चीन की तुलना करके। अब आप इसको कॉन्सेप्ट में कैसे लिखोगे? जो मैंने ये बात आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई, मुझे बताओ ये बात आप लोग कॉन्सेप्ट पर कैसे लिखोगे? उस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों संविधानवाद। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट की पृष्ठभूमि? उस कॉन्सेप्ट का नाम है संविधानवाद। अब आसानी से समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। संविधानवाद वह राजनीतिक प्रणाली है
या वह सरकारों की वह व्यवस्था है, संविधानवाद सरकारों की वह व्यवस्था है या वह राजनीतिक व्यवस्था है जहां संविधान का उचित पालन किया जाता है, जहां संविधान के अनुसार सरकार बनाई और चलाई जाती है, जहां संविधान के अनुसार सरकार बनाई और चलाई जाती है, ऐसे देश में कहेंगे कि संविधानवाद है। अब संविधान के अनुसार सरकार बनाई और चलाई जाती है, इसका मतलब है वहां संविधान भी होना चाहिए, लोकतंत्र भी होना चाहिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण भी होना चाहिए, विधि का शासन भी होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। यानी मनमाने तरीके से किसी को कार्य करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मनमाने तरीके से किसी को कार्य करने की छूट नहीं दी जाएगी। चीन में तो मनमानापन है। इसका मतलब ये जितनी बातें मैंने बताई कि मनमानापन ना हो, संविधान का पालन हो, लोकतंत्र हो, नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, शक्तियों का अलगाव हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग स्वतंत्र तरीके से काम करें, ये सब तो भारत में है। जब भारत में है तो भारत में संविधानवाद है। लेकिन अब बताओ फटाफट, क्या पाकिस्तान में? अच्छा तुम तो बता ही नहीं सकते, चैट मैंने ऑफ कर रखा है, 10-15 मिनट में ऑन करवाऊंगा, कोई बात नहीं, तो मुझे तो बता ही नहीं सकते तुम। चलो तो, लेकिन समझो, क्या पाकिस्तान में संविधानवाद है? नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये विशेषताएं नहीं है। क्या चीन में संविधानवाद है? चीन में संविधानवाद नहीं है, क्योंकि ये विशेषताएं चीन में नहीं है। लेकिन संविधान तो पाकिस्तान में भी है, संविधान तो चीन में भी है। तो बच्चों, केवल संविधान होने मात्र से संविधानवाद नहीं आ जाता, केवल संविधान होने मात्र से संविधानवाद नहीं आ जाता, और केवल संविधान का पालन कर लेने से संविधानवाद नहीं आ जाता, केवल संविधान का पालन कर लेने से संविधानवाद नहीं आ जाता। तो कैसे आएगा? वो आएगा जब संविधान के अनुसार लोकतंत्र भी हो, नागरिक अधिकारों की रक्षा भी हो, शक्तियों का अलगाव भी हो, सरकार के ऊपर प्रतिबंध हो जिससे वो मनमाने तरीके से कार्य न करे, विधि का शासन हो, कानून का राज हो, तब आएगा संविधानवाद, अन्यथा नहीं आएगा। संविधान तो होगा, संविधानवाद नहीं होगा, संविधान तो होगा, संविधानवाद नहीं होगा। तो बच्चों, हमने शुरू में बताया कि जैसे पाकिस्तान है, चीन है, भारत है, मान लो हम संवैधानिक अध्ययन कर रहे हैं। अब संवैधानिक अध्ययन में हम इन तीनों देशों को अलग कैसे करेंगे? क्योंकि भारत के पास एक उदार संविधान है, हमारे पास एक उदार संविधान है, और हम संविधान का उदारता के साथ पालन करते हैं, जबकि पाकिस्तान चीन में नहीं है। तो ये अलगाव करने के लिए संविधानवाद की अवधारणा है। समझ में आ गया होगा? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आया होगा? नहीं, अगर कोई भी संदेह है, क्वेश्चन लिख के रख लेना, अंतिम 10 मिनट में पूछ लेना। जब मैं चैट ऑन करवाऊंगा अपने लिए, जब मैं अपनी स्क्रीन पर चैट ऑन करवाऊंगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। चलो लिखते हैं, संविधानवाद लिखते हैं। चलो लिखो संविधानवाद, संविधानवाद लिखो बच्चों, लिखो संविधानवाद, लिखो संविधानवाद का आशय, संविधानवाद का आशय संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर चलाई जाने वाली राजनीतिक प्रणाली है। संविधान के आधार पर चलाई जाने वाली राजनीतिक प्रणाली है। अर्थात जब सरकारें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए, प्रावधान या मतलब जो बातें लिखी गई हैं उनको प्रावधान कहते हैं। जब सरकारें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए बनाई जाएं, जब सरकारें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए बनाई जाएं और चलाई जाएं, जब सरकारें संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए बनाई जाएं और चलाई जाएं, तब इसे संविधानवाद कहते हैं, तब इसे संविधानवाद कहते हैं।
तब इसे संविधानवाद कहते हैं। किंतु किंतु इसके अंतर्गत किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों का पालन होना आवश्यक है। किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों का या तत्वों का पालन होना आवश्यक है। पालन होना आवश्यक है या अनिवार्य है। लिखो बच्चों, कौन कौन से शर्त हैं। पहला पॉइंट लिखो, निम्नलिखित शर्तों का या तत्वों का पालन होना अनिवार्य है। पहला पॉइंट लिखो। सीमित सरकार, सीमित सरकार अर्थात सरकार पर सीमाएं। सीमित सरकार अर्थात सरकार पर सीमाएं। सीमित सरकार अर्थात सरकार पर सीमाएं। दूसरा पॉइंट लिखो, लोकतंत्र। दूसरा पॉइंट लिखो, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तीसरा पॉइंट लिखो, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण ब्रैकेट में लिखो, शक्तियों का पृथक्करण ब्रैकेट में लिखो, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अलगाव। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य अलगाव। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य अलगाव। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, विधि का शासन। विधि का शासन आगे पढ़ाएंगे आपको विस्तार से। विधि का शासन अभी लिख लो। कानून का राज कहते हैं बोलचाल में, सामान्य शब्दों में, अभी लिख लो। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, सरकार के मनमाने शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध। सरकार के मनमाने शक्तियों यानी निरंकुश शक्तियों, मनमाने शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध। सरकार के मनमाने शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध। अब लिखो बच्चों, लिखो बच्चों, पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखना। इस प्रकार, इस प्रकार किसी देश में, इस प्रकार किसी देश में संविधान होने से ही, इस प्रकार किसी देश में संविधान होने से ही संविधानवाद स्थापित नहीं होता। इस प्रकार किसी भी देश में संविधान होने से ही संविधानवाद स्थापित नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुसार, बल्कि संविधान के अनुसार उपर्युक्त उपर्युक्त तत्वों का, विशेषताओं का, तत्वों का, उपर्युक्त तत्वों का होना अनिवार्य है। उपर्युक्त तत्वों का होना अनिवार्य है। उपर्युक्त तत्वों का होना अनिवार्य है। जैसे जैसे
भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों हैं। भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों हैं। किंतु चीन और पाकिस्तान में संविधान तो है, किंतु चीन और पाकिस्तान में संविधान तो है, किंतु संविधानवाद नहीं है। किंतु चीन और पाकिस्तान में संविधान तो है, किंतु संविधानवाद नहीं है। अब समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने पढ़ा और लिखा कि संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर हो गया। तो संविधान दस्तावेज है, संविधानवाद सरकारों की व्यवस्था यानी राजनीतिक प्रणाली है। और संविधानवाद कब आएगा मैंने आपको बता दिया। कहीं कोई डाउट होगा क्वेश्चन लिख के रखना, जब मैं अंतिम 10 मिनट में अपने लिए चैट ओपन करवाऊंगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। अब देखो बच्चों, हमने बताया कि भारत का अपना संविधान है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है समझो। देखो कैसे बना है भारत का संविधान, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। कुछ छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस अंतर इतना है कि सब अपने अपने समय पर आएगा, और कब समय पर आएगा उसका मेरा अपना ऑर्डर है, वो मैंने आपको बताया है। तो आएगा सब कुछ, लेकिन अपने ऑर्डर पर आएगा, अपने समय पर आएगा। तो भारत का संविधान है। देखो भारत के संविधान में कुछ भागों की रचना की गई है, कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं ना, आर्टिकल्स हैं, और कुछ अनुसूचियां बनाई गई हैं ना, शेड्यूल है। आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं और भाग हैं यानी पार्ट है। एक था हमारा मूल संविधान। बच्चों मूल संविधान हम उसे कहते हैं जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय का जो संविधान था उसे मूल संविधान कहते हैं। लेकिन हमने उस संविधान के बाद समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए हैं, और अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। तो बच्चों उस संशोधनों के बाद जो संविधान का स्वरूप है ना, वो बदल गया। तो जो संविधान का स्वरूप बदल गया उसे कहते हैं हम वर्तमान संविधान। तो अब देखो बच्चों, जो संविधान था मूल और वर्तमान, उसमें क्या क्या बातें हैं। जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थी। अब इसका क्या मतलब होता है समझो, इसका क्या अर्थ होता है। देखो भाग बनाया गया चैप्टर के लिए, जैसे हम लोग चैप्टराइजेशन करते हैं तो उसको भाग कहते हैं। जैसे मूलाधिकारों के लिए एक अलग भाग, नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक अलग भाग, संघ की सरकार के लिए एक अलग भाग, राज्यों की सरकार के लिए एक अलग भाग, पंचायतों के लिए एक अलग भाग। तो इसको कहा गया भाग यानी अलग अलग चैप्टर। अब उस चैप्टर में कुछ बातें लिखी गई, उनको बोलते हैं प्रावधान, प्रोविजन। जो बातें लिखी गई हैं उनको अच्छी शब्दावली में बोलते हैं प्रावधान, या उपबंध भी कहते हैं। कहीं कहीं उपबंध भी लिखा मिलता है। इंग्लिश में प्रोविजन कहते हैं, हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो बातें लिखी गई उनको कहा गया प्रावधान या उपबंध। तो जैसे लिखा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, फिर हमने कहा भाई कि कैसे नए राज्य भारत में प्रवेश पाएंगे, फिर हमने लिखा कि जो राज्य हैं उनसे अलग करके कैसे नए राज्य बनेगा ना, ये सारी बातें। तो हमने इन सारी बातों को एक एक नंबर देना शुरू किया। जब हमने लिखा भारत राज्यों का एक संघ होगा तो लिखा, इसको दिया नंबर 1। जब हमने कहा भारत में नए राज्य आ सकते हैं बाहर से, तो हमने लिखा नंबर 2। जब हमने लिखा कि जो राज्य हैं उन्हीं को तोड़कर नया राज्य बनाया जा सकता है, तो हमने लिखा नंबर 3। जब हमने कहा बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, समता का अधिकार दिया जाएगा, तो हमने कहा नंबर 14, 14, आर्टिकल 14। जब हमने कहा कि आपको बोलने की आजादी दी जाएगी, तो उस पर लिखा नंबर 19। तो बच्चों ये सब जो नंबर हैं, ये सब नंबर हुए आर्टिकल्स, अनुच्छेद। इस तरीके से 395 तक नंबर डाल डाल करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, 395 आर्टिकल्स बनाए गए। अब कभी कभी आर्टिकल्स में जो बातें लिखी गई उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी, लिस्ट बनाने की जरूरत हुई। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो सामान की लिस्ट बनाते हो कि भाई ये लेकर आएंगे, दूसरी चीज लेकर आएंगे, तीसरी चीज लेकर आएंगे, सब लिस्ट बना लेते हो। तो ऐसे ही
ही बच्चों कानून में भी लिस्ट बनाई जाती है जरूरत पड़ने पर। जैसे आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, तो सवाल उठता है कितने राज्य हैं, तो इसके लिए हमने पहली लिस्ट तैयार कर दी, शेड्यूल 1, उसको कहा अनुसूची ना। तो देखो जब कानून के पर्पज से सूची बनाई जाती है, सूची शब्द है, इसके पहले अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है। जब किसी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसको विशेष अर्थ देता है। तो अनुसूचियां कानूनी पर्पज से जोड़ी जाती हैं। तो है लिस्ट ही, है सूची ही, जैसे आप सामान की सूची तैयार कर लेते हो। तो पहली अनुसूची जोड़ दी गई और उसमें बता दिया गया पहली अनुसूची में कि भाई भारत में इस समय 28 राज्य हैं, जाकर देख लो। जब आर्टिकल 246 ने कहा कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा किया जाएगा, तो सवाल उठता है इसको कौन कौन सा विषय सौंपा जाएगा। लिस्ट बनाओ, कौन सा विषय केंद्र को देंगे, कौन सा राज्य को देंगे। तो जब लिस्ट बनाओ तो 7वीं लिस्ट बनाई गई, 7th शेड्यूल संविधान में जोड़ दिया गया। तो बच्चे इसी तरीके से शेड्यूल बना दिया गया, तो 8 शेड्यूल। लेकिन जब अमेंडमेंट हुए तो बहुत सारे पार्ट हटाए गए, बीच में नए पार्ट जोड़े गए, आर्टिकल्स हटाए गए, बीच में नए आर्टिकल्स जोड़े गए और कुछ शेड्यूल जोड़ी गई। तो इससे भागों की संख्या बढ़ के 25 हो गई, 25 हो गई। अनुच्छेदों में अंतिम अनुच्छेद तो आज भी 395 है, अंतिम। लेकिन बीच बीच में आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, बीच बीच में अनुच्छेद जोड़े गए हैं नए, और उनको मिला करके कुल आर्टिकल्स की संख्या हो गई है 470, 470। और बच्चों जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स हो गई हैं 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुकी हैं। तो ये संविधान का स्वरूप है वर्तमान समय में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं ना, और उन विशेषताओं की एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन सारी विशेषताओं की चर्चा करें बच्चे। तो आज समय समापन की ओर है, 10 मिनट बचा है। मैंने तो शुरू में सोचा था मैं आज 1-1.5 घंटे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर में बेहद दर्द था, और लेकिन फिर रिदम बना तो मैंने कहा चलो चीजें बताता ही चलूं। जब साथ शरीर दे ही रहा है, दर्द भले ही है लेकिन शरीर साथ दे रहा है तो पढ़ा देते। तो सोचा तो था कि आज पूरी 2 घंटे की क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन चलो लगभग समय पूरा होने को आ गया। तो मैं इंजीनियर साहब से कहूंगा मेरे लिए चैट ऑन कर दो आप। बच्चों अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे स्क्रीन के सामने चैट ऑन हो रहा है, चैट ऑन होने जा रहा है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। चैट ऑन हो गया, ठीक है। चलो बच्चों अब बताओ। क्वेश्चन पूछो मुझसे। अगर कोई भी क्या यह संविधान कार्यपालिका न्यायपालिका डिटेल में भी पढ़ाओगे या पूरा हो गया? अरे भाई पूरा संविधान, पूरा लेक्चर कल एक्सप्लेन कर दिया। लिखा नहीं था क्या कल क्लास में? पूरा लेक्चर लिखा नहीं था क्या कल क्लास में, या सुना नहीं था? 2 घंटे केवल मैंने यही बताया कि क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा जितना मैंने बताया था कार्यपालिका में, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सब कंप्लीट हो गया क्या? ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। अच्छे क्वेश्चन पूछो, मुझे भी लगे कि बुद्धिमान हो, मुझे भी लगे दिमाग का प्रयोग कर रहे हो। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। हाँ देखो बच्चों, हमने बताया कि अभी हम लोग ना जब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो संविधान की विशेषताएं में हम लोग संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम आपको बताएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। ये सब चीज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसमें ये बात आप समझ जाओगे कि जैसे अमेरिका में होता है वहां सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है, वहां मंत्रियों का कार्यकाल स्थिर होता है। लेकिन जब संसदीय प्रणालियां जहां होती हैं, जैसे भारत और ब्रिटेन की जैसी प्रणालियां हैं, वहां पर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अस्थिर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मंत्रियों को जनता के सामने ज्यादा उत्तरदायी बनाया जा सके। अगर कार्यकाल निश्चित कर देंगे तब तो फिर उन्हें उतने समय के लिए हटाया ही नहीं जा सकता, उतने समय से पहले हटाया ही नहीं जा सकता। तो फिर मंत्री निरंकुश होकर काम कर सकते हैं। और अगर मंत्रियों में ये भय रहेगा,
मंत्रियों में ये भय रहेगा कि भाई आया राम गया राम हो सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी बुलाया जा सकता है, तो मंत्री मनमाने तरीके से काम नहीं करेंगे, हमारे हित के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित रखा जाता है, जानबूझकर रखा जाता है ना। उप प्रधानमंत्री करेंगे चर्चा आगे, जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। किसी बच्चे ने स्लाइड कुछ लिखा था बहुत तेज, मेरे सामने बुलेट ट्रेन की स्पीड से चैट भाग रहा है। संकुचित का मतलब क्या होता है? संकुचित का मतलब होता है संकीर्ण अर्थ, है ना, छोटा, छोटा को कहते हैं संकुचित। तो सरकार की छोटी अवधारणा राजनीतिक कार्यपालिका, बड़ी अवधारणा तीनों बातें। ठीक है, संकुचित मुझे देखता हूँ क्वेश्चन करंट अफेयर्स की क्लास आपकी अलग से चलेगी, आगे होगा। विभाग क्या है? देखो विभाग बताएंगे बच्चे, आगे आएगा, आएगा टॉपिक, चिंता मत करो, आएगा। विधायिका का उदाहरण, हाँ चलो देखो, संसद, संसद का नाम सुना है? तो संसद विधायिका है हमारी। अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, भारत में विधायिका को संसद कहते हैं। तो संसद विधायिका है, संसद ही विधायिका है। सिर्फ कार्यपालिका और संकुचित के मध्य अंतर बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। कार्यपालिका को दो भागों में मैंने बांटा, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका को संकुचित अर्थों में यानी छोटे अर्थों में सरकार कहते हैं। बड़े अर्थों में सरकार में 3 बातें शामिल हैं, छोटे अर्थों में सरकार में केवल 1 अंग शामिल है। विधान परिषद वो बहुत आगे आएगा, स्टेट आएगा तो बताएंगे, वो भी बताएंगे। नीति और कानून, देखो कानून संसद बनाती है, नीति मंत्री बनाता है। कानून संसद बनाती है, नीति मंत्री बनाता है। एनसीईआरटी की क्लास, हाँ बच्चे हो जाएगा बिल्कुल। देखो मैं बहुत बेसिक से क्लियर करूंगा आपको, बहुत एकदम प्राइमरी लेवल से। मैं मानता हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं, और यहां से शुरू करके और अपडेशन तक, जो आज तक के अपडेट हैं वहां तक आपको लेकर के जाएंगे, तो सब कुछ पढ़ाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी पहले से पढ़ लेते हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं अगर, तो यहाँ एनसीईआरटी की जो मूलभूत चीजें हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगी। ठीक है, हम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाते, हम लक्ष्मीकांत वाले टीचर नहीं है, गाइड वाले टीचर नहीं है। हमने 3 दर्जन कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पढ़ी है कम से कम, मोटी और छोटी छोटी ये सब मिला लें तो कम से कम 4 दर्जन किताबें मैंने केवल कॉन्स्टिट्यूशन पर पढ़ी है, केवल संविधान पर पढ़ी है। तो मैं लक्ष्मीकांत वाला टीचर नहीं हूँ कि केवल लक्ष्मीकांत पढ़ करके और पढ़ाना शुरू कर दूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतरूंगा। वो लक्ष्मीकांत वाला गाइड बुक वाला टीचर नहीं हूं मैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाता, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाता। जो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ाते हैं उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उन्होंने तो केवल लक्ष्मीकांत पढ़ा है। हमने संविधान पढ़ा नहीं है, हमने संविधान जिया है। हमने संविधान पढ़ा नहीं है, हमने संविधान का अनुभव किया है। तो हम गाइड बुक नहीं पढ़ते। सीमित शक्तियों से क्या तात्पर्य है? सीमित शक्तियों का मतलब होता है बच्चे कि देखो, एक होता है व्यापक शक्ति, जब बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, एक होता है सीमित शक्ति। सीमित शक्ति का मतलब होता है जहां शक्तियों पर सीमाएं, प्रतिबंध लगा दिए जाए, जहां शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाए। जैसे मान लो कि मैंने अभी आपका चैट बंद करवा दिया था अपने लिए, हो सकता है आप आपस में कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी स्क्रीन पर आपका चैट बंद करवा दिया था। मैंने क्या किया? मैंने आपके लिए चैट को सीमित कर दिया अपने लिए, क्योंकि अब आप मुझे चैट नहीं कर पाते थे, या किया होगा तो मैं आपका चैट नहीं देख रहा हूँ, मैं आपका चैट नहीं देख रहा हूँ, तो वो सीमित हो गया, आपका सीमित अधिकार हो गया। अब मैंने आपका चैट ओपन करवा दिया तो आपका चैट मैं देख रहा हूँ, तो ये चैट व्यापक हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया सीमित शक्तियों का मतलब। नोट्स का पीडीएफ, हाँ वो सारी चीजें इंस्टीट्यूट आपको देगा, बिल्कुल हम सारे लोग समय समय पर आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारी बातें। और सीसेट की क्लास भी मिलेगी आपको, बिल्कुल ये सारा अनाउंसमेंट हो चुका है, ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं, बिल्कुल बताई जा चुकी हैं। और टॉपर लक्ष्मीकांत सजेस्ट करते हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है बच्चे, क्योंकि प्री के लिए वो बुक ठीक है, प्री के लिए बुरी नहीं है। कोई भी गाइड बुक आप प्री के लिए पढ़ सकते हो, कोई भी गाइड बुक पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत ही नहीं। बल्कि हिंदी में तो लक्ष्मीकांत में गलतियां भी बहुत हैं, इंग्लिश में तो फिर भी ठीक है, हिंदी में तो गलतियां भी बहुत हैं। तो मुझे बच्चे लेकर आते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर इसमें तो ये लिखा है, तो मैंने कहा ये तो गलत लिखा है। तो तब मैंने देखा कि उसमें कुछ गलतियां भी हैं। तो ऐसी दशा में प्री के लिए तो बुक ठीक है, लेकिन मेन एग्जामिनेशन के लिए ठीक नहीं है। जो टॉपर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ा था, वही टॉपर्स आपको ये भी बताते हैं कि मेन में हमको कुछ नहीं मिला था। वो ये भी बताते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा तो था लेकिन मेन में कुछ मिला नहीं था। तो प्री में मिलता है लक्ष्मीकांत में, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गाइड बुक हो मिलेगा, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो
मेन एग्जामिनेशन के लिए वो सारा जो डायमेंशन है वो हम आपका यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। PSIR ऑप्शनल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकर आएंगे हम। चीन वाली क्वेश्चन बहुत तेजी से गुजर गया, लंबा सा क्वेश्चन था, नहीं पढ़ पाया। अलगाव से क्या मतलब है बच्चे? अलगाव का मतलब है अलग अलग होना, अलग अलग होना। जैसे देखो हमारे यहाँ संसद अलग है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री अलग है, और हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय अलग है ना। तो इसको कहते हैं पृथक्करण या अलगाव। अच्छा शब्द है पृथक्करण, सामान्य शब्द है अलगाव, अलगाव। तो पृथक्करण या अलगाव, सेपरेशन, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन। सेपरेशन हिंदी में है पृथक्करण या अलगाव। ठीक है, अमेंडमेंट कैसे होता है बताएंगे बच्चों, बिल्कुल। संविधान हमने कल सिलेबस में लिखा है, संविधान संशोधन का टॉपिक आएगा, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो कक्षा शानदार थी आज की, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे बनाए रखो बच्चे। और हम लोग भी इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन आपके देखते चलेंगे। लेकिन मुझे देखने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है आप 3,500-4 हज़ार बच्चे, 5,000 बच्चे जुड़े होते हैं, तो जब चैट ऑन होता है तो बुलेट की स्पीड से भागता है। पुलिस स्टेट, हाँ देखो, पुलिस स्टेट का मतलब है जहां सरकार अपने लिए काम करती है, लोगों के लिए काम नहीं करती, उसको पुलिस स्टेट कहते हैं। पुलिस शब्द का प्रयोग नियंत्रण के लिए करते हैं ना हम लोग, नियंत्रण के लिए। भाव समझो, जब घर में बच्चे को दूध पिलाती हैं माताएं, कुछ खाना खिलाती हैं माताएं, और कहती हैं कि लो भाई खाना खा लो, और बच्चा मना करता है कि नहीं 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 मुझे खाना नहीं खाना, बहुत छोटे बच्चे को, तो क्या कहती है? खा लो वरना पुलिस आ जाएगी, पुलिस को बुला दूंगा, पुलिस को बुला दूंगी, ऐसे ही कहती है ना। रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, ये सब रहते हैं। और विधायिका में संसद रहती है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब रहते हैं। कल मैंने लिखाया है, उसे डिटेल किया है, इसीलिए मैंने कल कहा था कि सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे केवल सिलेबस मत समझना, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी आते हैं उसी सिलेबस वाले पार्ट से, मैंने बताया था आपको। तो कोई बात नहीं, नई चीजें समझ में आती तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। और राज व्यवस्था में सरकार का अध्ययन करते हैं, और जो राजनीति विज्ञान है ना, राजनीति विज्ञान विषय होता है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में राजनीति का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सैटरडे है आपका, तो सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। मंडे फिर मुलाकात होगी, मंडे फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, और संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे ना, संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। किसी बच्चे ने लिखा था शासन प्रशासन हो सकता है, शासन शासन नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चे, स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, कॉन्सेप्ट हमने अलग अलग लिख दिया है। तो चलो फिर मंडे मिलते हैं, तब तक रिवीजन करना, रिवाइज करना जो पढ़ाया है, और अगर कहीं कोई डाउट है तो फिर लेकर आना, फिर बताऊंगा मंडे अंतिम 10 मिनट में। पहले नहीं, मेरे इंजीनियर साहब मेरे सामने चैट ऑफ कर देते हैं, केवल अंतिम 10 मिनट के लिए ऑन करते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट, मंडे फिर मिलते हैं, थैंक यू।